हेलो मैम। आपने अभी DSSB का एग्ज़ाम दिया है, आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? मेरा नाम निशा है और मैंने DLED किया हुआ है और करंटली मैंने अभी DSSB का एग्ज़ाम दिया है PRT लेवल। आप बता सकते हैं आपका एग्ज़ाम कब था और सेंटर कहाँ पर था आपका? तो मेरा एग्ज़ाम का जो सेंटर था वो आदर्श परीक्षा केंद्र था। PRT के पोस्ट के लिए DSSB का एग्ज़ाम दिया है, जैसा कि इन्होंने बताया 18 फरवरी को इनका पेपर था आदर्श परीक्षा केंद्र में। एग्ज़ाम एनालिसिस करने से पहले आपका एग्ज़ाम कैसा गया? तो अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम कैसा गया, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस एग्ज़ाम से मुझे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो मुझसे गलतियाँ काफ़ी हुई हैं और इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसा ही करूँगा ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक उनको कुछ एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालिसिस कर सकें। तो अब बढ़ते हैं एग्ज़ाम के एनालिसिस पर। जैसा कि हम जानते हैं DSSB के एग्ज़ाम में 2 पार्ट आता है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में जर्नल और पार्ट बी पेडागोजी का होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएं कि आपको पार्ट ए ज़्यादा अच्छा लगा या पार्ट बी? ऑनेस्टली मुझे पार्ट बी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट गलती ये हो जाती है कि हम पार्ट ए के चक्कर से पार्ट बी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पार्ट ए में ज़्यादा टाइम लिया। लेकिन पार्ट बी तक पहुंचने के लिए आपको पहले पार्ट ए कंप्लीट करना होगा। सबसे बड़ा लोगों में क्वेश्चन होता है कि ये जो 2 घंटे मिलेंगे आपको, 1-1 घंटा दोनों के लिए मिलता है या फिर 2 ही घंटे मिलते हैं? आपको जिसमें भी ज़्यादा टाइम लगाना है आप जितना टाइम दे सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अगर 2 घंटे मिल रहे हैं तो आप पार्ट ए में 1 घंटा दो या पार्ट बी में दूसरा घंटा दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये होता है कि आपके पास 2 घंटे हैं और आपको इन्हीं 2 घंटों में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कि आप किस में कितना टाइम देते हो जिससे आप पूरे पेपर अटैम्प्ट कर सको, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करो। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आपने पार्ट ए जर्नल पेपर के बारे में बताया, पार्ट ए में जर्नल पेपर में रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जीके होता है, करेक्ट? इसका सीक्वेंस कैसे होता है जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं? हमारे सीक्वेंस की बात करूँ तो सबसे पहले रीजनिंग आती है, रीजनिंग के बाद आपको मैथ्स देखने को मिलती है, उसके बाद जीके, फिर उसके बाद में आपको इंग्लिश, बाद में जाकर आपको हिंदी। सबसे पहले आपका रीजनिंग का पार्ट था। आप अपने अकॉर्डिंग बताएं कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे थे? रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा कुछ टफ नहीं थे। रीजनिंग के क्वेश्चंस में यही है कि वो आपसे प्रैक्टिस मांगती है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ सजेशन देना हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आ रहा है? तो जो रीजनिंग है उसमें मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर यही सेम ही जो PYQ पैटर्न्स में क्वेश्चंस हैं वही सेम रिपीट होते हैं, जैसे कोडिंग हो गया और सीरीज़ हो गया या फिर ये जो विजुअल डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें सेम रिपीट हो रही हैं। तो आप PYQ कर लेते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप अच्छा कर पाओगे रीजनिंग में। अब बढ़ते हैं सबसे डरावने सब्जेक्ट जो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट इससे घबराते हैं, और यकीन मानिए कई सारे तो इससे भी होते हैं कि जो पहले डिसाइड करके जाते हैं कि हम मैथ को तो हाथ नहीं लगाएंगे। तो आप मुझे मैथ्स का एनालिसिस के बारे में बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा था मैथ्स का स्पेसिफिक, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैथ्स से आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि आप बिल्कुल ही मैथ्स को नेगलेक्ट कर दें कि बिल्कुल आप अटैम्प्ट ही नहीं कर रहे हो। अटैम्प्ट करना है, बस आपको कोशिश यही करनी है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप वो पहले करें, एंड अगर आपसे वो जल्दी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम ना दें और आगे बढ़ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसी क्वेश्चन पे अटके रह जाएं। ये गलतियाँ ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं जिस वजह से उनका टाइम जाता है। तो हम कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए? अगर मैं बात करूँ मैथ्स में किन टॉपिक से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो टाइम एंड वर्क से मिलेगा, रेशियो से मिलेगा, एलिगेशन से मिलेगा, मिक्सचर्स,
एंड एवरेज से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, मिक्सचर, एलिगेशन, स्पीड एंड टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपको जो टॉपिक्स हैं ये आपको देखने को मिले। तो मैम, मैथ्स के बाद हम आते हैं ऐसे सब्जेक्ट पे जिसको बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि 20 आउट ऑफ 20 लाना बहुत ही मुश्किल है। और आप समझ ही गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ जीएस की, कि जीएस पोर्शन आपने जब एग्ज़ाम दिया तो आपको कैसा लगा कि उसमें करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन थे? कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं यूनेस्को वगैरह, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जैसे स्पोर्ट्स हो गया वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये करंट्स के आप 2-3 जो टॉपिक्स हैं कॉमन जो आप देख सकते हैं। और जीके में ये है कि हम इतना वास्ट है कि हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो आप जितना कर पा रहे हैं उतना ही ठीक है, और इसमें टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, तो जो आ रहे हैं आप कर दीजिए। जीएस के बाद हम बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पे जो कि लैंग्वेज का है। तो हम लैंग्वेज की बात करते हैं हिंदी, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि हिंदी तो यार कर लेंगे, इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और बहुत से लोग ये मान के चलते हैं कि हिंदी तो हमें आता ही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना पढ़े आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो भी DSSB के PRT एग्ज़ाम में? स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स अलग चीज़ होती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात अलग है जी। तो मेरा यही है कि अगर आप हिंदी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़कर नहीं जा रहे हैं ये सोचकर कि हिंदी है आराम से हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो यहाँ पे चीज़ें बहुत दिखने में आसान लगती हैं पर वो होती नहीं है जैसा दिखता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ये है कि बेसिक जो है हमारी हिंदी ग्रामर वो अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चंस की बात करूँ तो जैसे कुछ ऑप्शंस होंगे उसमें आपको त्रुटि बताने हैं कि गलत क्या है, उसमें एक मात्रा का भी अंतर आपको गलत आपका करवा सकता है, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे आपके बेसिक ग्रामर जैसे समास हो गया, संधि हो गया, मुहावरे काफ़ी पूछे गए थे, और संधि से क्वेश्चन आए थे, समास से क्वेश्चंस थे, और पैसेजेस में भी ये ग्रामर पोर्शन आ रहा था, और जो है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि ग्रामर रिलेटेड ही थे। मैथ्स और इंग्लिश ये तो अगर छोड़ भी देंगे तो अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। कैसा पॉसिबल है कि अगर मैं मैथ्स और इंग्लिश का छोड़ देता हूँ पोर्शन, तो क्या मैं एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? तो इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उसको कंफर्म कर दीजिए। मैं इंग्लिश की बात करूँ तो वोकैब से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम्स हो गए, तो यहाँ पे आपकी कमांड होनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ग्रामर पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि वहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे जम्बल्ड सेंटेंसेस आएंगे, आपको उन्हें रीअरेंज करना है। पैसेजेस में भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी ग्रामर आ जाता है, वोकैब आ जाती है, और आपके जितने भी ग्रामर के रिलेटेड टॉपिक्स हैं वही घूम फिर कर आते हैं। 5 नंबर का पैराग्राफ आ जाता है। तो ये तो रहा एग्ज़ाम एनालिसिस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टॉपिक वाइज। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बताना चाहोगे कि जो मार्च और अप्रैल में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो कर सकते हैं अपने एग्जाम? मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो यही है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए आगे नुकसान में जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको जो सेक्शन ए है, जो हमारा पार्ट ए है ना, उस पार्ट ए को आपको 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लीजिए, पर उससे ज़्यादा ना लीजिए। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना मस्ट है, तभी आप एक अच्छे स्कोर ला सकते हैं जो आपको मेरिट में लेकर आएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें, और एलिमिनेशन मेथड से आप जो है आंसर तक जाएं। जल्दीबाजी करना वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें एक्यूरेसी भी चाहिए, तो ये दोनों ही ज़रूरी है। अगर आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया और उसे सबमिट कर दिया तो आप दोबारा उस सेक्शन में नहीं जा सकते। आपको उसमें कोई एडिट करना है, कोई चेंज करना है आंसर, तो आपको उसी सेक्शन में रहकर ही करना होगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। हम जल्दी पार्ट बी का वीडियोज़ लाएंगे ताकि आपको पता चले कि पेडागोजी में आपको किस तरह से तैयारी करनी है।